गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे स्कूल के YouTube चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी अपना जो एक सेशन चल रहा है वो पूरा इकोनॉमिक्स का सेशन चल रहा है और उसमें मैं आप लोगों को मांग चैप्टर जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी कड़ी में हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे मांग के निर्धारित तत्व, यानी कि आज जो अपन पढ़ेंगे वो है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपन को आज इतना एक लेक्चर ही देखना है जिससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि मांग किस तरह से निर्धारित होती है, यानी कि मांग किस तरीके से मार्केट में बनती है कंज्यूमर्स के लिए। अब बात करते हैं सबसे पहले रिवीजन की। तो अपन ने सबसे पहले देखा था कि मांग क्या होता है। उसमें मैंने देखा कोई भी चीज आपको, किसी भी चीज की आपको जरूरत है, आप उसको परचेज करने के लिए पैसा रखते हैं और साथ ही साथ पैसा रखने के साथ आप उसको खर्च करने की भी इच्छा करते हैं, तो वो आप लोगों के लिए एक मांग क्रिएट हो जाती है। उसके बाद अपन ने मार्केट डिमांड देखा था और इंडिविजुअल डिमांड देखा था, यानी कि बाजार मांग देखी थी और उसके बाद आपने व्यक्तिगत मांग देखी थी। बाजार मांग में अपन ने ये देखा था कि किसी भी एक वस्तु को खरीदने के लिए कितने सारे बायर्स अलग अलग प्राइस पे आपके पास मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और इंडिविजुअल में अपन देखा था कि इकलौता उपभोक्ता, इकलौता बायर जो है वो किस तरीके से अलग अलग प्राइसेस पे गुड्स को खरीदता है। ये था आपका एक छोटा सा क्विक रिवीजन पीछे की क्लासेस का। आज की तरफ जब हम बढ़ते हैं, आज की जो क्लास है उसमें अपन डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड देखेंगे, मांग के निर्धारक तत्व, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी मांग को इफेक्ट करते हैं, किन की वजह से या इन चीजों के होने से किस तरीके से एक उपभोक्ता के लिए मांग जो है वो परिवर्तित होती है, वो अपन इस क्लास में देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको एक चार्ट बना के रखा है यहाँ पे, इस चार्ट में मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले अपन इधर देखते हैं, पहला है वस्तु की स्वयं की कीमत, यानी कि प्राइस इफेक्ट। उस जिस पर्टिकुलर गुड्स को आप खरीदना चाहते हैं उस पर्टिकुलर गुड्स की कीमत से किस तरीके से आपकी मांग निर्धारित होती है, वो अपन इस पॉइंट में देखेंगे। आगे मैं आप लोगों को इस पूरे पॉइंट को इलैबोरेट करूंगा, इस पूरे पॉइंट को समझाने की कोशिश करूंगा। सिर्फ अभी अपन इस चार्ट को समझते हैं। एक बार आगे चलते हैं। उपभोक्ता की आय, किस तरीके से एक उपभोक्ता की आय जो है, इनकम जो है कंज्यूमर की, वो आपकी मांग को इफेक्ट करती है, वो अपन इस पॉइंट में पूरा देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तुएं जो है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो अपन एक अलग क्लास में पूरा टॉपिक करेंगे, संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तुएं मतलब दो तरह की संबंधित गुड्स होते हैं। कोई पर्टिकुलर एक गुड्स है, उसकी दो तरह की संबंधित वस्तुएं होती है, उसको आगे डिटेल अपन में क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका एक अलग से अपन वीडियो बना के डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है उपभोक्ता की पसंद, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। किस तरीके से उपभोक्ता की रुचि, किस तरीके से उपभोक्ता की इंटरेस्ट जो है वो गुड्स को इफेक्ट करता है, वो अपन इस चीज में डिटेल में पढ़ेंगे अभी। उसके बाद है भविष्य में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशा, यानी कि इन फ्यूचर, सपोज करते हैं अगर अपन फ्यूचर की बात करें, अगर उपभोक्ता को लगता है कि फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर गुड्स को लेकर चेंजेस आएंगे, तो वो अभी से उसको इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तो अगर उसकी मांग एक है लेकिन उसको ऐसा लगता है फ्यूचर में चीज महंगी हो जाएगी, तो वो दो खरीदता है। आया समझ में? तो डिमांड उसकी एक ही है, लेकिन फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए वो और ज्यादा खरीदने की कोशिश करता है। ये सारा डिटेल में अपन इस चैप्टर इस पॉइंट में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या का आकार, यानी कि आपकी कंट्री की पॉपुलेशन कैसी है। अगर पॉपुलेशन युवाओं की ज्यादा है तो जो नए प्रचलित गुड्स है वो ज्यादा चलते हैं, उनकी मांग ज्यादा होती है। अगर पुराने ख्यालातों की पुरानी पॉपुलेशन है, पुराने लोग हैं, मेंटालिटी पुरानी है, तो जो नॉर्मल गुड्स है उनकी डिमांड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लेटेस्ट गुड्स। अगर अपन आगे बात करें राष्ट्रीय आय का वितरण, यानी कि आपके देश में जो इनकम है, जो राष्ट्रीय आय है, जो लोग कमाते हैं, वो किस तरह का है। अगर इक्वल है तो उसकी अलग डिमांड होगी, और अनइक्वल है, असमान है, तो अलग तरीके से आपकी डिमांड क्रिएट होगी। ये बोर्ड के एग्जाम में इन सारे पॉइंट्स के ऊपर एक या दो क्वेश्चन जरूर बनता है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आप लोगों को ये क्लियर होगा कि आप लोग किसी भी वस्तु की मांग जो है, सपोज करते हैं कभी ऐसा होता है ना कि आप लोग बाजार में कोई चीज खरीदना चाहते हैं। आप एक सपोज करते हैं आप एक मोबाइल फोन लेना चाहते हैं, कंपनी ने मोबाइल लॉन्च किया, आप मोबाइल फोन लेने जा रहे हैं। उस मोबाइल फोन की प्राइस आप सोच के चलते हैं कि 10,000 रुपए कीमत होगी या 10,000 रुपए तक का मेरे को फोन खरीदना है, लेकिन जो फीचर्स आप दिमाग में लेकर चलते हैं उस पर्टिकुलर मोबाइल को लेकर, दुकान पे
जाते हैं, देखते हैं, करते हैं, वो मोबाइल की कीमत आपको 15,000 मिलती है ना। उस केस में आप क्या करते हो, उस मोबाइल को छोड़ देते हो। उस मोबाइल की डिमांड जरूर थी आपके लिए, लेकिन कब, जब 10,000 रुपए तक की कीमत होती थी तब। जैसे ही प्राइसेस बढ़ी आपने अपनी डिमांड को घटा दिया। तो ये कुछ चीजें हैं, ये वही सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी डिमांड को इस तरीके से इफेक्ट करते हैं। अपन एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं अपन, वस्तु की स्वयं की कीमत। वस्तु की स्वयं की कीमत, इसको अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं वस्तु के स्वयं की कीमत, यानी कि प्राइस इफेक्ट, यानी कि खुद की जो प्राइस है, जो पर्टिकुलर गुड्स की बात कर रहे हैं अपन, उसकी खुद की जो प्राइस है वो किस तरीके से अपन की मांग को प्रभावित करती है, वो अपन चीज इसमें देखते हैं। इसमें बेसिकली आता है अन्य कारकों के स्थिर रहने पर। अब जो अन्य कारक है वो वही कारक है जो अपन ने पहले चार्ट फॉर्म में लिखे थे सारे, यानी कि वस्तु की स्वयं की कीमत, इनकम ऑफ कंज्यूमर, उसके बाद रिलेटेड गुड्स, उसके बाद अपन ने जनसंख्या का पॉइंट देखा था, उसके बाद अपन ने राष्ट्रीय आय का पॉइंट देखा था, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन यानी कि भविष्य में प्रत्याशा। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इन सब को अपन अन्य कारक कहते हैं मांग पर। इन सभी अन्य कारकों के स्थिर रहने पर, डेफिनेशन इस तरीके से होती है, सभी अन्य कारकों के स्थिर रहने पर जब वस्तु की स्वयं की कीमत बढ़ती है, जब वस्तु के स्वयं की कीमत बढ़ती है या कीमत बढ़ेगी तो मांग ऑटोमेटिकली घट जाएगी। ठीक है, इसमें प्रतिलोम संबंध होता है, यानी कि नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग मार्कर खरीदने गए एक बाजार में। जब आपने मार्कर खरीदा या आप मार्केट लेने गए, आपके दिमाग में था कि 25 रुपए का मार्कर आएगा। ठीक है, 25 रुपए का मार्कर, मुझे 10 मार्कर्स खरीदने हैं। आपने कहा ओके सर, दुकान पे गए, आपने बोला कि सर 25 रुपए का मुझे मार्कर दिखाना। उसने मार्कर दिखाया आपको, आपने बोला सर 10 पैक कर दीजिए, ये आपकी डिमांड हो गई। लेकिन जैसे ही आप दुकान पे गए और उसने बोला कि सर मार्कर 25 का नहीं है, 50 रुपए का है, अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अन्य कारक जितने भी थे सारे स्थिर थे। अब वस्तु की स्वयं की कीमत यहाँ पे इफेक्ट करेगी। मार्केट में अगर दुकान वाले ने बोला कि सर जो आप 25 रुपए का मार्कर कह रहे हैं वो 50 रुपए का है, अब 50 रुपए का मार्कर आपका बजट था नहीं, उस सिचुएशन में आपने क्या किया, वही 50 रुपए का मार्कर आप अब सिर्फ और सिर्फ 8 खरीदेंगे। यानी कि पहले 25 रुपए का मार्कर आप 10 खरीदने वाले थे, लेकिन जैसे ही आप दुकान पे गए और आपको पता चला कि कीमत जो है वो बढ़ गई है, तो आपने ऑटोमेटिकली अपनी मांग को कम कर दिया, यानी कि प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हो गई। ये होता है नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है, इसी का एग्जांपल मैंने आप लोगों को इस बोर्ड पे दिखाया, देखते एक बार। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है पेन का। ये वही सारणी है जो अपन ने इंडिविजुअल डिमांड पर और मार्केट डिमांड में पढ़ी थी, यानी कि टी फॉर्म वाली टेबल। इसी को अपन सारणी कहते हैं, इसी को अपन शेड्यूल कहते हैं। देखते हैं एक बार, अपन ने एक कॉलम में इसकी कीमत ली है, ये कुछ इस तरीके से बनता है कॉलम। एक साइड में अपन इसकी कीमत ली है और दूसरी तरफ अपन ने इसकी मांग ली। मांग को हमेशा अपन क्वांटिटी में लेते हैं और कीमत तो प्राइस में ही होती है, आपको पता है। सबसे पहले अपन ने देखा कि एक पेन जो है वो 25 रुपए का था मार्केट में। जो भी आप पेन खरीदना चाहते थे वो 25 रुपए का मार्केट में था। अब आप लोगों को 10 पेन खरीदने, 25 रुपए का पेन है, आपने 10 पेन खरीद लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसको। अब जब जैसे उसकी प्राइसेस बढ़ के 50 हो गई, इस सिचुएशन में क्या हुआ, आपके दिमाग में था कि मुझे जो है वो 25 रुपए का पेन लेना है, लेकिन आप गए दुकान पे, आपने देखा कि उसकी प्राइसेस जो है वो बढ़ के 50 हो गई। इस केस में जो आपका बजट है वो तो 25 रुपए के अकॉर्डिंग ही है। आपने क्या किया, 8 पेन खरीदे। रीजन इसका ही है, जब चीजें महंगी हो जाती है तो अपन उसकी क्वांटिटी को खरीदना कम कर देते हैं, खर्चा कम करने की कोशिश करते हैं। यही हुआ यहाँ पे, पेन का जो प्राइस है वो बढ़ गया तो आपने उसकी मांग को घटा दी। साइमल्टेनियसली आगे क्या हुआ, कीमत जो है वो 50 से बढ़ के 75 हो गई। इस केस में भी आप लोगों ने क्या किया और उसकी मांग को कम कर दिया, यानी कि 6 कर दिया। अब प्राइसेस बिल्कुल हाई चली गई, यानी कि पेन जो है वो 100 रुपए का हो गया। तो जो आप सोचते थे पहले
कि मैं 10 पेन खरीदूंगा, लेकिन पेन जो है बहुत ज्यादा महंगा हो गया, 100 रुपए का पेन हो गया, अब इसकी मांग जो है आपको बहुत ज्यादा घटानी पड़ेगी, इसलिए आपने इसको 4 कर दिया। ये होता है वस्तु के स्वयं की कीमत का प्रभाव, यानी कि प्राइस इफेक्ट। पर्टिकुलर जो गुड्स आप खरीदने जा रहे हैं उसी की प्राइस जो है वो किस तरीके से आपकी मांग को इफेक्ट करती है, ये अपन ने इस पॉइंट में देखा। इसमें देख सकते हैं आप प्रतिलोम संबंध पाया जा रहा है, नेगेटिव इफेक्ट पाया जा रहा है। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रही है वैसे वैसे डिमांड जो है वो कम होती जा रही है। नीचे मैंने लिखा है कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। देख लीजिए आप यहाँ पे कीमत बढ़ती जा रही है, मांग घटती जा रही है। यहाँ पे बोर्ड पे मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिखा है, इसकी डिटेल जो पीडीएफ फाइल्स है वो मैं आप लोगों को एज यूजुअल जैसे ग्रुप में सेंड करता हूँ वैसे मैं ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगा और वहां से आप अपने नोट्स बनाना शुरू कीजिएगा। ओके, अच्छा मैंने आपको बताया था कि हमेशा आप इस चीज से ग्राफ भी बना सकते हैं। जो ग्राफ अपन ने इंडिविजुअल डिमांड पे बनाया था, यानी कि व्यक्तिगत मांग में, वही ग्राफ आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। एक बार एक छोटा सा ग्राफ बना के मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप बना सकते हैं। अगर आप लोग भूल गए हैं और अगर आप लोगों ने पहले का ग्राफ नहीं बनाया है तो ये ग्राफ आप लोगों को हेल्प करेगा रिमाइंड करवाने के लिए कि किस तरीके से सारणी से अपन ग्राफ को बना सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, मैं आपको हर पिछली क्लास में बताया मैंने आपको कि जो आपका शेड्यूल है, जो आपका सारणी है, उसको भी समझाना है आप लोगों को, और उसके बाद जो आपका कर्व है, जो आपका ग्राफ है, उसको भी समझाते रहना है साथ ही साथ। हमेशा अपन यहाँ पे एक्स एक्सिस लेंगे और यहाँ पे वाई एक्सिस लेंगे। एक्स एक्सिस पर हमेशा अपन डिमांड को लेंगे यानी कि मांग को, और वाई एक्सिस पे हमेशा हमारी कीमत आएगी यानी कि प्राइस। एक चीज मैंने और बताई थी आपको, जब आप इनकी वैल्यूज पुट अप कर रहे हैं, जब आप इनकी वैल्यूज यहां लिख रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक्स एक्सिस पर जो भी वैल्यू ले रहे हैं उनका जो मार्जिन है वो इक्वल रहना चाहिए। जब तक आप मार्जिन इक्वल नहीं रखेंगे तब तक आपका ग्राफ जो है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, यहां देखिएगा 2 4 6 8 और 10 ये बोर्ड है। यहाँ पे मेरे पास मार्जिन्स में आपको सिर्फ एक आइडिया लेकर चल रहा हूँ। आप जब भी ग्राफ बनाएंगे पेंसिल और स्केल से बनाएंगे, और उसके बाद उसकी जो लेबलिंग है वो हमेशा आप पेन से करेंगे, और उसका एक्सप्लेनेशन भी आप हमेशा पेन से करेंगे। तो ये चीजों का कुछ ध्यान रखना है जिससे आपका ग्राफ जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, आपका कर्व जो है वो अच्छे से बने और आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। यहाँ अपन लेते हैं 25-25 के गैप से, 25 50 75 और 100। ये आपका पॉइंट जो है ये ओरिजिन आ जाता है यानी 0 पॉइंट। अब 25 पे 10 बनाया आपने, ये रहा 25 पे 10, 50 पे 8, 75 पे 6 और कुछ इस तरीके से ये 4। तो ये आपका डिमांड कर्व बनता है। आज हम आपको आराम से देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, आराम से समझिए, और जहां कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है आप मुझसे क्वेरी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, और ये सारी चीजें आप मुझे पूछ सकते हैं। नोट्स जो है वो प्रॉपर ढंग से लिखे हुए नोट्स पीडीएफ फाइल में आप लोगों को ग्रुप में सेंड करूंगा। अच्छे से नोट्स बनाना। एक बात हमेशा याद रखना, इन चीजों में कभी भी लापरवाही मत करना। जैसा मैंने बताया है वैसे ही आपको सारणी और ग्राफ को बनाना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जो चार्ट बनाया था मैंने सबसे स्टार्टिंग में, उसका जो सेकंड पॉइंट था, जो सेकंड एरो था, उसकी तरफ बढ़ते हैं कि उपभोक्ता की आय। इसमें आ रहा है मांग व आय का संबंध। किस तरीके से उपभोक्ता की आय जो है वो उपभोक्ता की मांग के साथ संबंध रखती है, ये चीज अपन इसमें पढ़ेंगे। इनकम ऑफ कंज्यूमर, इंग्लिश मीडियम वालों के साथ के लिए भी मैं साथ में लिखता जा रहा हूं। इनकम ऑफ कंज्यूमर यानी कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो किस तरीके से उस कंज्यूमर की डिमांड को इफेक्ट करती है, वो चीज अपन इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इसमें भी शुरुआत वैसे ही होगी कि अन्य कारकों के स्थिर रहने पर। अन्य कारक का अपन सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लेते हैं अपन इनकम प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, जो अपन अभी पहला पढ़ा था उस चीज की बात करते हैं। यानी कि जो भी आप गुड्स खरीद रहे हैं उसकी जो कीमत पहले थी
वही आज भी है, उस कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो जो पहला कारक है उसको बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, वो स्थिर रह रहा है। प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, उस वस्तु की स्वयं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। अगर स्वयं की कीमत में परिवर्तन आता तो पहले वाला पॉइंट लागू हो जाता, लेकिन यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। अगर कोई गुड्स है, सपोज करते हैं एक्स गुड्स है, वो 500 रुपए का है, तो अब भी वो 500 रुपए का है, पहले भी वो 500 रुपए का था। इस सिचुएशन में किस तरीके से मांग चेंज होती है वो अपन इस पॉइंट में देखेंगे। साथ ही साथ उपभोक्ता की जो रुचि है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। पहले भी उसको वही गुड्स खरीदना था, अब भी उसको वही गुड्स खरीदना है, उसका इंटरेस्ट उसी गुड्स में है, तो उसमें भी कोई तरह की चेंज नहीं आई। और फ्यूचर में उसकी प्राइसेस जो है, भविष्य में जो उसकी कीमत है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये सारे तत्व जो है, ये सारे एलिमेंट्स जो है, ये सारे डिटरमिनेंट्स जो है वो सब एक जैसे रहते हैं, लेकिन उपभोक्ता की आय में परिवर्तन आता है। तो किस तरीके से उसकी मांग इफेक्ट करती है ये अपन देखते हैं। एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करते हैं मैं एक कंज्यूमर हूं, मैं एक उपभोक्ता हूं, मुझे एक शर्ट परचेस करना है, ठीक है, लेकिन मेरी जो आय है, मेरी जो आय जो है यानी कि जो मेरी इनकम है, वो मेरी इनकम 2000 रुपए है। जो मैं पैसा कमाता हूं वो मात्र 2000 रुपए में कमाता हूं। उस 2000 रुपए में मुझे एक शर्ट खरीदना है जिसकी कीमत जो है, जिसकी कीमत जो है यानी कि प्राइस जो है, या इसको अपन डिमांड ले लेते हैं, डिमांड ले लेता हूं 1। 2000 रुपए जब मैं कमाता हूं तब मैं एक शर्ट परचेस करता हूं। यहां पे मैं शर्ट की प्राइस लिखता हूं, प्राइस ऑफ शर्ट 500 रुपए, ठीक है। मैं 2000 रुपए कमाता हूं तब 500 रुपए का एक शर्ट खरीदता हूं, ठीक है। अब क्या हुआ सर कि मेरी इनकम जो है वो बढ़ गई, मेरी इनकम जो है वो बढ़ गई। ध्यान से सुनना, बिल्कुल कंसंट्रेट करके सुनना, तभी आपको पॉइंट समझ में आएगा। देखते हैं, मेरी इनकम जो है वो बढ़ के 4000 रुपए हो गई, यानी जो मैं पैसा कमाता हूं, पहले 2000 कमाता था, अब मैं 4000 कमाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी भी मुझे वही शर्ट परचेस करनी है। शर्ट कितने की? 500 रुपए की। पहले कितने की थी? 500 रुपए की। अब कितने की है? 500 रुपए की, यानी कि स्वयं की उसकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आया। पहले भी मुझे वही शर्ट परचेस करनी होती थी, अब भी मैं वही शर्ट परचेस करता हूं, तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आया। साथ ही साथ फ्यूचर में ये महंगा नहीं होने वाला है, 500 रुपए का ही रहेगा। तो इस केस में अब जो मैं शर्ट परचेस करता हूं उसकी क्वांटिटी हो जाती है 2। आया समझ? क्या हुआ, जब मैं 2000 रुपए कमाता था, मैं एक शर्ट परचेस करता था, मोर देन इनफ था मेरे लिए। लेकिन अब मेरी इनकम बढ़ गई है, अब मेरी आय जो है वो भी बढ़ गई है, तो मैं मेरा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा बढ़ाना चाहता हूं। तो मैं जो एक शर्ट खरीदता था और एक शर्ट पहनता था, अब मैं सोचता हूं कि मेरे पास पैसा है तो क्यों ना मैं 2 शर्ट परचेस करूं और अलग अलग शर्ट पहनता रहूं। तो मैंने 2 परचेस किए, कोई दिक्कत नहीं, वही 500 रुपए का शर्ट था। अब मेरी इनकम और बढ़ गई, मेरी इनकम और बढ़कर हो गई 6000 रुपए। जब मेरी इनकम बढ़कर 6000 रुपए हो गई तो मैं क्या करता हूं कि इस शर्ट की क्वांटिटी 3 कर देता हूं। आया समझ आप लोग? 6000 मेरी इनकम होने पर मैं 3 शर्ट परचेस करता हूं, वही शर्ट है 500 रुपए की, कोई इंटरेस्ट चेंज नहीं है, कोई फ्यूचर में प्राइसेस चेंज नहीं है। तो ये चीज मैं आपको बार बार इसलिए बोल के बता रहा हूं कि ये सारे वो अन्य कारक हैं जो हर सिचुएशन में मेरे साथ सेम रह रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरी आय में परिवर्तन हो रहा है। तो इस केस में मेरी डिमांड भी चेंज होती है। मेरी आय बढ़ी, 2 से 4 हुई, 4 से 6 हुई, उसी के साथ मेरी डिमांड 1 से 2 हुई, 2 से 3 हुई। ये आ गया आपका धनात्मक संबंध, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ी वैसे वैसे मेरी डिमांड भी बढ़ी। देखते हैं, आय बढ़ती है तो मांग भी बढ़ती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर अपन एक प्रैक्टिकली सोचे तो अगर अपन ज्यादा पैसा कमाएंगे तो ज्यादा
शेड्यूल हो गया, ये शेड्यूल है, ठीक है। अब मैं आपको इसका ग्राफ बना के बताता हूं इस साइड में, देखते एक बार। यहां पे अपन एक्स एक्सिस ले लेते हैं और ऊपर की तरफ अपन वाई एक्सिस ले लेते हैं। अब एक्स एक्सिस पे जैसे मैंने बताया आपको, हमेशा आप एक्सिस पे मान लेंगे, यानी कि डिमांड। अब एक चीज ध्यान में रखनी है, जब आप ये पॉइंट समझा रहे हैं, जब आप ये पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस पे कभी भी कीमत नहीं लेंगे, आप हमेशा यहां पे इनकम लेंगे, यानी कि आपकी जो आय है, क्योंकि जो परिवर्तन हो रहा है वो आय में हो रहा है, गुड्स की प्राइस में नहीं हो रहा है। पहले जो है वो गुड्स की प्राइस में चेंजेस आ रहे थे, इसलिए अपने वाई एक्सिस पे ओवर लिया था। अब आपकी जो आय है उसमें परिवर्तन आ रहा है, तो यहां पे अपन वाई एक्सिस पर आय लेंगे। ओके, एक बार मार्जिन लगाते हैं इनका, 1 2 और 3। इनकम लगाते हैं 2000, 4000 और 6000। मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, ग्राफ आपके हमेशा अच्छे होने चाहिए। जो भी आप मेरे को फोटोज भेजेंगे उसमें ये हमेशा ध्यान रखना कि जो आप ग्राफ बना रहे हो प्रॉपर नीट और क्लियर हो, साथ ही साथ लेवल भी हो। देखते हैं यहां पर, जैसे मेरी इनकम 2000 थी, मेरी डिमांड 1 थी, 2000 पर मेरी डिमांड 1 होगी। 4000 की इनकम हुई, यानी मेरी इनकम बढ़ गई, डिमांड भी बढ़ गई। इनकम फिर बढ़ी, डिमांड फिर बढ़ी, 6000 पे होगी 3। अब आप देखेंगे ये डिमांड का कर्व जो है ये अपवर्ड स्लोपिंग है, यानी कि ऊपर की तरफ जाता हुआ। इसको बोलते हैं अपन पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस, बिटवीन इनकम एंड डिमांड। क्लियर हुआ ये? आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ है। आराम से अच्छे से समझिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये चीज है हमेशा यहाँ ध्यान रखना है आपको, ग्राफ बनाते हुए गलती से भी इनकम ना लें, गलती से भी प्राइस ना लें। हमेशा आपको इनकम ही डिनोट करनी है जब पर्टिकुलरली आप ये पॉइंट समझ रहे हैं, ठीक है।